बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो भी बेसिकली बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। तो इससे पहले हमने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ में, उसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने देखा था कैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड कर रही है। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली हम इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स देखेंगे कि प्रोडक्ट टेबल में, ग्रुप में और पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी के क्या ऐसे ट्रेंड्स हैं कहाँ वो इंक्रीज़ होती है और कहाँ वो डिक्रीज़ होती है। और इसके साथ साथ हम उससे कुछ एक्सेप्शनल केस भी डिस्कस करेंगे। उसको आप एनॉमलस बिहेवियर भी आयोनाइजेशन एनर्जी के कह सकते हैं या आप उसको फिर एक्सेप्शनल केस का भी नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी का देखेंगे बेटा वेरिएशन। यहाँ आप हेडिंग देंगे बेटा वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। के पीरियोडिक टेबल के अंदर बेसिकली हम स्टडी करने जा रहे हैं, किस चीज़ का हम स्टडी करने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को। तो इस वेरिएशन के अंदर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या देखेंगे बेटा, उसका चेंज देखेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के चेंज को जब हम पीरियोडिक टेबल में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम उसको स्टडी करेंगे बेटा ग्रुप्स में। ग्रुप्स के अलावा दूसरे नंबर पे हम इसमें क्या देखेंगे, पीरियड्स में। तो अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन देखना चाहें तो सबसे पहले फर्ज करें हम देखते हैं पीरियड्स क्या होते हैं। पीरियड जो होते हैं ना बेटा ये पीरियोडिक टेबल में ये होते हैं बेटा, हम इसको हमेशा देखते हैं लेफ़्ट टू राइट, या इसको हॉरिजॉन्टल भी कहा जाता है बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज। ठीक है बेटा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में हम क्या डिस्कस करते हैं बेटा, ग्रुप्स को हमेशा देखा जाता है टॉप टू बॉटम, या इसको दूसरा हम नाम देंगे बेटा वर्टिकल कॉलम्स। तो अभी भी जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखेंगे वो हम पीरियोडिक टेबल में उसके पीरियड्स के अंदर देखेंगे, और नेक्स्ट हम किस में देखेंगे बेटा, ग्रुप्स में देखेंगे। तो इन्हीं पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर हम कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी का एनॉमलस बिहेवियर भी स्टडी करेंगे। एनॉमलस बिहेवियर का मतलब होता है बेटा इर्रेगुलर चेंज, इर्रेगुलर कि कुछ एनॉमलस बिहेवियर भी आयोनाइजेशन एनर्जी का हम इसमें देखेंगे। कि एक तो इसका होता है एक जनरल ऑर्डर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, जनरल ऑर्डर में हम सबसे पहले देखेंगे पीरियड में क्या चेंज आ रहा है, और कुछ उसका होता है एक्चुअल ऑर्डर। एक्चुअल ऑर्डर में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ में क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो उसी चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हम इन सबको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आयोनाइजेशन एनर्जी को पीरियड्स के अंदर देख रहे हैं बेटा। यहाँ पर बेटा आप हेडिंग दोगे आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन पीरियड्स, आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड्स इन पीरियड्स। तो अगर हम इसमें सबसे पहले पीरियड अगर हम देखें बेटा, फर्स्ट पीरियड, सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है बेटा हीलियम। ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड बेटा। और इसी तरह अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, ये हमारे पास है बेटा सेकंड पीरियड पीरियोडिक टेबल का। कौन सा पीरियड है बेटा, सेकंड पीरियड। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, इसके लिए आपने एक अंग्रेज़ी के एक लाइन याद करनी है, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। इस लाइन को दोबारा सुनिए बेटा, लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। तो इस लाइन को याद करने से आपको पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, 7, 8, 9 और 10। तो अगर जब हम पीरियड्स की बात करते हैं ना बेटा पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो हमेशा उसमें जो न्यूक्लियर चार्ज होगा, या दूसरे लफ्ज़ों में उसका जो क्या होगा बेटा, एटॉमिक
नंबर वो हमेशा इंक्रीज़ होगा बेटा 1 के डिफरेंट से, या उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा +1। इससे क्या मुराद है? अब यहाँ पर देखें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरान का 5। जो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर में भी +1 का क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। ये +1 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा प्रोटॉन को। और प्रोटॉन हमेशा किस में होते हैं, न्यूक्लियस में। और प्रोटॉन के ऊपर आप जानते हो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है वो भी कौन सा होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या शो करता है बेटा, अट्रैक्शन शो करता है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज। तो इसी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो अट्रैक्शन होती है ना बेटा, इसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन का। क्या नाम देंगे बेटा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन का। तो यहाँ अगर हम यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, चाहे फर्स्ट पीरियड है चाहे हमारे पास सेकंड पीरियड है, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए क्या हो रहा है बेटा, उसके एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है। एटॉमिक नंबर में इजाफा होने की वजह से उसके दरमियान जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो भी बढ़ रही है। अब वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कैसे बढ़ रही है उसको भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ बेटा। इसको पहले हम जनरली समझते हैं। अब देखें लिथियम है हमारे पास, तो इसके अंदर बेटा जो उसका एटॉमिक नंबर है वो है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3 उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 प्रोटॉन। बोरान में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन। कार्बन में क्या है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन। इस तरह मूव ऑन करते जाएं आप, तो एंड पे आपके पास है नियान। यहाँ पर आपको बेटा 10 इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे और 10 प्रोटॉन नज़र आएंगे। तो अगर हम इसके शेल की बात करें लिथियम के अंदर, ये हमारे पास है बेटा न्यूक्लियस, ये हमारे पास है के शेल और ये हमारे पास है एल शेल। इसी तरह हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा बेरिलियम की, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, के शेल, ये हमारे पास है एल शेल। उसके बाद है हमारे पास बेटा बोरान, के शेल, एल शेल। उसके बाद बेटा हमारे पास है कार्बन, के शेल और ये एल शेल। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, ये है न्यूक्लियस, ये है के शेल और ये है एल शेल। अब अगर आप गौर से देखें तो हर एक के अंदर मैंने 2 शेल बने हैं। उसकी वजह क्या है, लिथियम के के शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बोरान में के में 2, एल शेल में होंगे 3। कार्बन में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में होंगे 4। नाइट्रोजन में बेटा के शेल में 2 और नाइट्रोजन में कितने होंगे बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, के शेल में 2, ऑक्सीजन के उसके एल शेल में 6। यहाँ पर के शेल में 2, एल शेल में 7। नियान में के शेल में 2 और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो गौर से देखें, लिथियम से नियान की तरफ मूव करते हुए एक तो हमारे पास जिसमें के शेल है, जिसमें है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हमारे पास कौन सा शेल है बेटा, एल शेल, जिसके अंदर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, 3 तो नहीं कहेंगे बेटा, इसमें हम कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लिथियम के केस में देखें, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 3। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एल शेल में क्या है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम में देखें, के शेल में 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। के शेल में 2, एल शेल में 2। बोरान के शेल में 2 और एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कार्बन के शेल में 2, एल शेल में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के शेल में 2 और एल शेल में कितने बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ऑक्सीजन के में 2, एल में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और नियॉन के एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए अगर आप गौर से देखें तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ प्रोटॉन में भी क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ शेल हैं वो क्या है बेटा, वो कांस्टेंट हैं, उनमें आपको चेंज नज़र नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा, यानी यहाँ पर भी टोटल 2 शेल हैं। लिथियम में बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, हर एक के अंदर आपको टोटल कितने शेल नज़र आएंगे बेटा, 2 शेल नज़र आएंगे। अब
इलेक्ट्रॉन का भी साथ साथ इजाफा हो जा रहा है और साथ में किस चीज़ का इजाफा होता जा रहा है बेटा, प्रोटॉन का भी इजाफा होता जा रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी कितने हैं बेटा, 3 प्रोटॉन है। अब मसला क्या है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए प्रोटॉन के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन में भी तो इजाफा होता जा रहा है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है। तो इस पॉइंट को समझिए। अब हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो प्रोटॉन से 1836 गुना भारी होता है। इस बात को समझिए। इसको मैं अब आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। यानी अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का वेट फ़र्ज़ कर लें वो है बेटा हमारे पास 1 mg, तो इसके मुकाबले में जो हमारे पास एक प्रोटॉन होगा ना बेटा, उसका वेट कितना होगा, 1836 mg। यानी इलेक्ट्रॉन भी तादाद में एक है, प्रोटॉन भी तादाद में एक है, लेकिन दोनों के इसके मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर फ़र्ज़ करें इसके हम वेट की बात करें 1 mg, वैसे तो इनका वेट होता है AMU में, वो टेक्निकल टर्म है, ये जस्ट समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। अगर एक इलेक्ट्रॉन का वेट 1 mg है तो एक प्रोटॉन का वेट कितना होगा, 1836 गुना। इसी तरह फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन उस हिसाब से कितने हो जाएंगे, 36.72। ये अगर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन 2 तो उनका 2 mg। इसी तरह अगर हमारे पास है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा बेटा 54 पॉइंट, उसके बाद ये हो जाएगा बेटा 90 mg। तो आपको बेटा डिफरेंस नज़र आ रहा है ना कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन 1 mg है तो एक प्रोटॉन है 1836 टाइम। तो अगर हम ये इसकी बात करें, फ़र्ज़ करें तो लिथियम से बेरिलियम की तरफ मूव करते हुए एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ है और साथ में एक प्रोटॉन का भी क्या हुआ है बेटा, इजाफा। फिर बेरिलियम से बोरान की तरफ मूव करते हुए भी एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा हुआ है और एक प्रोटॉन का भी क्या हुआ, इजाफा हुआ है। लेकिन अगर हम लिथियम से डायरेक्ट बोरान की बात करें तो लिथियम से बोरान की तरफ मूव करते हुए कितने इलेक्ट्रॉन का इजाफा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह कितने प्रोटॉन का इजाफा हुआ है, 2 प्रोटॉन का। तो जब हमने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इजाफा किया तो 2 प्रोटॉन के इजाफे से आपने देखा कि उसके प्रोटॉन के जो मैग्नीट्यूड है उसमें कितने ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या होगी बेटा, इसका प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड हैवी होगा और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, लेस होगा। यही वजह है कि जो प्रोटॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज का नाम दे रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरफ्त भी बढ़ती जाएगी। यही वजह है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए, लिथियम से लेकर नियॉन की तरफ मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसके प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड में भी क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। इसी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ग्रिप है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। इसको मैं दोबारा भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। इसको हमने ये कहा बेटा कि पीरियड्स के अंदर पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव ऑन करते हुए उसके न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। यानी उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उसके अंदर क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन मसला क्या है, साथ साथ जो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड है वो बेटा 1836 टाइम्स क्या होता है बेटा, हैवियर होता है, उसका जो मैस है दूसरे लफ्ज़ों में, देन इलेक्ट्रॉन। इसको फिर मैंने ये समझाया है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम कहें 1 mg तो हम उसके बदले में एक प्रोटॉन को क्या कहेंगे बेटा, वो हम कहेंगे 1813.6। अगर हम इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 mg। और अगर हम उसके साथ जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उतने उसमें प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे होंगे ना बेटा, तो उस 2 प्रोटॉन की जगह हम क्या कहेंगे बेटा, 36.72 mg।
ठीक है ना बेटा। बेशक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तादाद में ज़्यादा हैं सॉरी, बेशक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तादाद में तो बराबर हैं, लेकिन उसके साथ प्रोटॉन का जो मैस है वो 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से हैवियर है, जिसकी वजह से प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप है ना बेटा, या दूसरे लफ्ज़ों में जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन हमने ये देखा कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल क्या रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं पीरियड्स के अंदर। जिस तरह अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है कि लिथियम से नियान की तरफ मूव ऑन करते हुए, लिथियम से नियान की तरफ मूव ऑन करते हुए न्यूक्लियर चार्ज में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ़ शेल में चेंज नहीं आ रहा। जो लिथियम के अंदर जितने शेल थे उसके एंड वाले एलिमेंट में नियान में भी क्या थे, उतने ही शेल थे, के और एल, यानी कितने शेल थे, 2 शेल। इस तरह अगर जब हम तीसरे पीरियड की बात करेंगे तो उसमें आपको 3 शेल मिलेंगे। तो ये मैं आपको टेक्निकल पॉइंट समझाना चाह रहा था बेटा। तो इसी बेस पे हम आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये तो थी एक बेसिक चीज़ें। तो दोबारा हम इसमें सेकंड पीरियड को लिख भी लेते हैं बेटा। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हमारे पास क्या है बेटा, नियान। इसका एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए क्या हो रहा है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। अगर तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उनके इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का झुकाव है ना बेटा, वो न्यूक्लियस की तरफ या प्रोटॉन की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, उनका जो एटॉमिक साइज़ है उसमें क्या होगी बेटा, कमी होगी। यानी न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, और एटॉमिक साइज़ में क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है। जितना उसके एटॉमिक साइज़ में कमी हो रही है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा बेटा, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा बेटा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना उसमें भी क्या हो जाएगा बेटा, इजाफा हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा बेटा, इजाफा हो जाएगा। तो उससे हमने क्या नतीजा निकाला है, इन अ पीरियड जिसमें हम बेटा क्या मूव कर रहे होते हैं बेटा, लेफ़्ट टू राइट, कि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड में, इन अ पीरियड फ्रॉम मूविंग लेफ़्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, और उसके साथ बेटा जो न्यूक्लियर चार्ज है, या दूसरे लफ्ज़ों में बेटा जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है उसमें क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर strongly held by
न्यूक्लियस। तो इसको हमने क्या कहा बेटा, हमने ये कहा है कि पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटम के साइज़ में क्या हो रहा है बेटा, कमी हो रही है, क्योंकि उसके न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसमें इजाफा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, मजबूती से अटैच होते हैं या स्ट्रांगली उसके साथ क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। कोई भी आप टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम में से निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। यही वजह है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसमें एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज के अट्रैक्शन में इजाफा होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होगा और उसमें फिर आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा बेटा, इजाफा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा बेटा, इजाफा होगा। ये तो था बेटा हमारे पास जनरल ट्रेंड कि आयोनाइजेशन एनर्जी का किसी भी पीरियोडिक टेबल की पीरियड में जनरल ट्रेंड क्या होता है। तो आपने ये पॉइंट बेटा क्या करने हैं, माइंड में रखने हैं। तो अब हम कुछ इसके अंदर इनामुलस बिहेवियर देखने के क्या चेंज होता है। ये तो हमने अभी जनरली इसको देखा कि किसी भी पीरियोडिक टेबल के पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आ रहा होता है बेटा। हमारे पास है बेटा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो इसमें बेटा देखें सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, लिथियम की, उसके बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमारे पास क्या है बेटा, फ्लोरीन। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसको हम कह सकते हैं बेटा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी पीरियोडिक टेबल की पीरियड्स के अंदर जो हमारे पास ये क्या है बेटा, अल्कली मेटल्स हैं। क्या है बेटा, अल्कली मेटल्स हैं, उनके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होगी। और जो हमारे पास ये नोबल गैस है जिस तरह नियान है, उन नोबल गैसेस की बेटा जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अब ये तो था हमारे पास बेटा जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड किस चीज़ का जनरल ट्रेंड बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड। लेकिन इसी पीरियड के अंदर जो एक्चुअल ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन सेकेंड पीरियड, असल में हम ये स्टडी करना चाह रहे हैं। ये तो हमारे पास था बेटा जनरल ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का, ये जो आपको नज़र आ रहा है बेटा कि लिथियम से नियान की तरफ मूव ऑन करते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होना चाहिए बेटा, इजाफा होना चाहिए। लेकिन जो उसका एक्चुअल ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का उसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है। वो क्या चेंज आ रहा है वो देखिए, यहाँ फिर आप लिखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये हमारे पास है बेटा नियान। तो एक्चुअल ऑर्डर में कहाँ चेंज आ रहा है, एक्चुअल ऑर्डर में एक तो यहाँ चेंज आ रहा है बेटा, ये देखें, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, एक तो यहाँ पर चेंज आ रहा है और दूसरा कहाँ पर चेंज आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है बेटा। तो ये चेंज क्यों आ रहा है इसको हम देखते हैं। पहले तो हम इसके ट्रेंड को देखते हैं। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम है, फिर बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा है, बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से कम है, कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी फिर क्या है बेटा, नाइट्रोजन से कम है, फिर नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन से कम है, फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी नियान से कम है। तो एक तो यहाँ पर बेटा ये मैंने देखें स्टेरिक भी कर दिया इसको, एक तो इसमें फ़र्क आ रहा है इस एलिमेंट में और दूसरा इस एलिमेंट में, इसी तरह एक इसमें फ़र्क आ रहा है और एक इसमें फ़र्क आ रहा है।
तो ये जो एलिमेंट्स हैं ना सेकंड पीरियड के अंदर ये नॉर्मल रूटीन से हटकर बिहेव कर रहे हैं। असूल तो ये है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक नंबर में इजाफा हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है, एटॉमिक साइज़ या जो एटम का साइज़ है या जो एटॉमिक रेडियस है उसमें कमी आ रही है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है, जिसकी वजह से लेफ़्ट राइट मूव करते हुए जनरल ट्रेंड ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा, इंक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये नॉर्मल बिहेवियर से हटकर अपने बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी एनॉमलस बिहेवियर। और इस एनॉमलस के लिए मैंने आपको लफ्ज़ अभी कुछ देर पहले क्या बताया था बेटा, इर्रेगुलर बिहेवियर। क्या कहा जाता है बेटा, इर्रेगुलर बिहेवियर। तो इसका इसी ट्रेंड को आप यूँ भी लिख सकते हैं बेटा। सबसे पहले आप इधर लिखोगे लिथियम, उसके आयोनाइजेशन एनर्जी कम, उसके बाद बेटा आप लिखोगे बोरान, उसके बाद फिर आप लिखोगे बेरिलियम, कार्बन, उसके बाद बेटा आप लिखोगे ऑक्सीजन, उसके बाद बेटा आप लिखोगे नाइट्रोजन, उसके बाद आप लिखोगे फ्लोरीन, उसके बाद आप लिखोगे ये देखें। आप ऐसे भी इसके ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा बेटा कि असल में जो बोरान की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है बेटा, लेस है एज़ कंपेयर टू बेरिलियम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में हमने क्या कहा है कि जो ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो लेस है एज़ कंपेयर टू नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन असल में होना क्या चाहिए बेटा, असल में ये होना चाहिए, ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से कम होनी चाहिए, बोरान की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम नहीं होनी चाहिए। आखिर ये ऐसा बिहेवियर इसके अंदर क्यों है, एक ये और एक दूसरा ये बिहेवियर, इन दो को हम इसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे। आपके एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। तो अभी मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट यही स्टडी करवाने जा रहा हूँ, यही समझाने जा रहा हूँ कि ऐसा एनॉमलस बिहेवियर क्यों है। ये 2 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं बेटा। अभी देखिए मैं आपको इसके अभी रीज़न समझाने जा रहा हूँ बेटा। जो इससे पहले मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का पहला वीडियो लेक्चर मैंने आपको जो समझाया था ना बेटा, उसके अंदर जो मैंने आपको फैक्टर बताए थे ना, इसमें भी उसी फैक्टर को मद्देनज़र रखते हुए हम इनके आंसर देंगे इसमें बेटा। ठीक है ना बेटा। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है बेटा 4, के शेल में 2, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा बोरान के एटॉमिक नंबर है 5, के शेल में है 2 बेटा, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 और ये हम लिखेंगे बेटा 2p1। तो इसके अंदर आखिरी शेल क्या है बेटा, इसके अंदर आखिरी शेल है बेटा 2s2 और इसमें जो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो है बेटा 2s2 2p1। तो यहाँ पर बेटा हम रूल अप्लाई करेंगे, हॉर्न्स रूल। क्या अप्लाई करेंगे बेटा, हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग बेटा हाफ एंड कंप्लीटली filled, half and completely filled orbitals are more stable than partially filled ऑर्बिटल्स। ठीक है ना बेटा। तो इसी पॉइंट को देखिए, तो बेरिलियम के अंदर जो हमारे पास 2s2 ऑर्बिटल है ये क्या है बेटा, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है ना बेटा। और अगर हम बोरान की बात करें बेटा तो उसके अंदर 2s2 और ये हमारे पास क्या है बेटा 2p1। तो हमने इलेक्ट्रॉन निकालने 2p1 से, तो इसके अंदर ये जो p1 ऑर्बिटल है ना ये क्या है बेटा पार्शियली फील्ड है।
अगर तो ये हाफ फील्ड होता तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 3। अगर ये कम्प्लीटली फील्ड होता तो इसमें होने चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन। ना तो 3 इलेक्ट्रॉन है और ना ही 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से हमने क्या कहा बेटा, पार्शियली फील्ड। तो ये जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है ना बेटा, इसको हम लिखेंगे बेटा, ये जो है हमारे पास ये मोर स्टेबल है। इसी तरह जो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल होता है बेटा, वो क्या होता है, लेस स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल ऑर्बिटल होता है ना बेटा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। और जो लेस स्टेबल होता है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। यही वजह हमारे पास के जो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा, वो बोरान के आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। इसी हॉर्न्स रूल की वजह से, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से या कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से उसमें क्या हो रहा है बेटा, ये हमने इनॉर्मलस बिहेवियर देखा है। इसी वजह से उसके रेगुलर ट्रेंड में क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। नेक्स्ट दूसरा हमने देखा था बेटा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, कि उन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा था। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर है 8, इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे बेटा, तो इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 2p3। तो आपको ये 2p4 और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बेटा 2p3, ये हमारे पास क्या है बेटा, पार्शियली फील्ड। और 2p3 हमारे पास क्या है बेटा, हाफ। ये क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू हॉर्न रूल। और ये हाफ फील्ड हमारे पास क्या होता है बेटा, मोर स्टेबल। अगर ये लेस स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, इजी होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बेटा, डिफ़िकल्ट होगा। तो इसी वजह से इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, लेस होगी। और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेटा, वो क्या होगी, हाई होगी। तो इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा कि जो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना बेटा, वो हाई है एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यही चेंज आ रहा था जो अभी हमने कुछ देर पहले इसको स्टडी किया था, ठीक है ना बेटा। तो होपफुली आपको सेकंड पीरियड के अंदर जो जनरल ट्रेंड है उसकी भी समझ आ गई होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आ रहा है। इसके अलावा उसके अंदर जो एक्चुअल आर्डर है, जो रियल में हमें आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज़ मिलते हैं ना, उसमें जो चेंज नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा बेटा। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे बेटा थर्ड पीरियड। इसके अंदर भी बिल्कुल वही सेम स्टोरी जो अभी हमने सेकंड पीरियड के अंदर स्टडी किया बेटा। तो अभी हम बात करेंगे बेटा थर्ड पीरियड की। थर्ड पीरियड, तो अगर हम थर्ड पीरियड के अंदर बात करें तो उसके जो एलिमेंट्स हैं बेटा, वो हैं बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन। इसको थर्ड पीरियड को याद करने की ट्रिक भी आप सुन लें बेटा। इसको आपने पढ़ना है, नाम मांग अली से पेंसिल कलर। दोबारा सुन लें, नाम मांग अली से पेंसिल कलर। तो इस तरह ये याद कहने से आपको ये थर्ड पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, याद हो जाएगा। तो अगर हम उसका जनरल ट्रेंड देखें आयोनाइजेशन एनर्जी का, जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड, तो वही बात है। इसका एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है 11 से लेकर 18 तक या 11 से लेकर 18 तक, उसमें वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है कि न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज में इजाफे की वजह से एटम के साइज़ में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को लेफ़्ट राइट मूव करते हुए रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता जाएगा, और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। ये तो है उसका जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है बेटा, कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हुए
न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है बेटा, इजाफा हो रहा है, और साथ में उसके एटम के साइज में क्या हो रही है बेटा, कमी हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा बेटा, टफ हो जाएगा या डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यही वजह है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, इंक्रीज़ होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसका जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, और ये हमारे पास क्या है बेटा, आर्गन। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी सोडियम की, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फ़र, फास्फोरस, सल्फ़र, ठीक है ना बेटा, सॉरी ये सल्फ़र नहीं, ये सिलिकॉन है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन और आर्गन, ये तो हमारे पास क्या था बेटा, जनरल ट्रेंड था। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ चेंज आएगा, यहाँ पर भी दो, एक ये इस जगह पर चेंज आएगा और दूसरा इस जगह पर चेंज आएगा बेटा, जिस तरह हमने सेकंड पीरियड के अंदर देखे। इसको भी मैं स्टेरिक कर देता हूँ कि ये भी आम रूटीन से हटकर ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, ठीक है ना बेटा। असल में यानी इसको हम अगर एक्चुअल ऑर्डर इसका लिखें तो एक्चुअल ऑर्डर में ये होना चाहिए सोडियम, उसके बाद हम लिखेंगे एल्युमिनियम, फिर हम लिखेंगे मैग्नीशियम, सल्फ़र, फास्फोरस, क्लोरीन, और ये हमारे पास क्या है बेटा, आर्गन। ये जो हमारे पास है ना बेटा, ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्चुअल ट्रेंड है, एक्चुअल ऑर्डर, जो कि हम जब हम प्रैक्टिकल इसके ऊपर देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, हमें तो ये मिलता है एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर ये चेंज क्यों आ रहा है, तो यही हमने बेसिकली क्या करना है बेटा, स्टडी करना है, देखना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। वही सेम इसमें भी रूल होगा, हंड्स रूल वाला बेटा, जो इससे कुछ देर पहले मैंने आपको सेकंड पीरियड के ट्रेंड के अंदर बताया था बेटा। ठीक है ना बेटा, यानी एक तो हमारे पास इसमें क्या आ रहा था बेटा, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, एल्युमिनियम 13, 1s2, 2s2, 2p6, ये हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर आप लिखेंगे 3p1, ठीक है ना बेटा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगा बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 3p1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं बेटा। अच्छा बेटा, अब देखिए ये हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको s ऑर्बिटल ये नज़र आ रहा है बेटा, ये हमारे पास है कम्प्लीटली फिल्ड, और ये आपको नज़र आ रहा है 3p1, ये हमारे पास है बेटा पार्शियली फील्ड। तो अभी हमने क्या कहा है बेटा, जो कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होता है वो मोर स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है, और जो हमारे पास पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी होता है। यही वजह है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है मैग्नीशियम की, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा, वो होगी ग्रेटर दैन एल्युमिनियम, ठीक है ना बेटा। ये बेसिकली ट्रेंड था। इसी तरह नेक्स्ट हमने देखा था बेटा सल्फ़र को 1s2, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16, 2s2, 2p6, 3s2, 2, 4, 10, 12, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3p4। अब उसके बाद हमारे पास है बेटा फास्फोरस, एटॉमिक नंबर है 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये हमारे पास क्या है बेटा 3p3, ठीक है ना बेटा। तो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये क्या है बेटा,
पार्शली फील्ड, और ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये क्या है बेटा, हाफ फील्ड। तो यहाँ पर जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है वो मोर स्टेबल होता है और पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, लेस स्टेबल होता है। यही वजह सल्फर और फास्फोरस के केस में हम क्या कहेंगे कि जो फास्फोरस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है ना बेटा। तो ये थर्ड पीरियड के अंदर हमने क्या देखा है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी का एनामलस बिहेवियर देखा है। एक तो एनामलस बिहेवियर कहाँ पर है उसमें बेटा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के दरमियान। दूसरा एनामलस बिहेवियर आपको कहाँ पर नज़र आएगा बेटा, फास्फोरस और सल्फर के दरमियान। तो ये तो आपको पीरियड्स के अंदर जो जो चेंज आ रहे हैं ना आयोनाइजेशन एनर्जी के, ये हमने इसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया है। इसको भी आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे कि ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड आ रहा है बेटा।